नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आप तक के इस YouTube चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री जैसा मोदी ने कहा था कि आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना करने के लिए, तो क्या मोदी सरकार के इस 6 साल के कार्यकाल में ऐसे आंकड़े हमारे पास हैं? क्या ऐसे संसाधन हैं हमारे पास जैसे कि आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना हम कर भी सकते हैं? और हमारे देश की जनता आखिर सोच भी कैसे सकती है? अगर हमारे देश में अगर संसाधन आंकड़े नहीं होंगे तो आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना करना भी बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि आखिर किस आधार पर मोदी सरकार जो है वो आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना बता रही है और सभी लोगों को एक तरीके से कह सकते हैं कि बेवकूफ़ भी बना रही है। मुझे आप एक बताइए कि आज से 6 साल पहले या 6 साल के बीच के अंतराल में अभी तक मोदी सरकार ने ये बिल्कुल भी नाम नहीं लिया कि आत्मनिर्भर भारत बनिए, स्वदेशी आंदोलन की तरह एक आंदोलन चलाइए। 1906 में एक स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था बंगाल में, जिसमें विदेश से आने वाली वस्तुओं को बाहर उसका बहिष्कार किया जाता और जो देश में जो भी वस्तुएं हैं उसको अपनाया जाता। तो ये स्वदेशी आंदोलन था और उसी आंदोलन की तरह ये भी आंदोलन उमड़ पड़ा है कि आप देश की वस्तुओं को अपनाइए और विदेशी जो वस्तुएं हैं उसका तिरस्कार करिए। आप टीवी, समाचार, मीडिया, पत्र में आप इतने एडवर्टाइजमेंट देखते होंगे टीवी न्यूज़ चैनलों में कि दूसरे देशों के ब्रांड को हम प्रचार करते हैं। आप बात समझिए कि दूसरे देशों के ब्रांड को हम अपने देश में प्रचार करते हैं और इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है ये कि हमारे देश में जितने भी खाने पीने वाली चीज़ें जो भी होंगी उस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, उसके निर्यात पर इम्पोर्ट पड़ता है। मतलब कि हमारे जो देश में जो चीज़ें हैं वो दूसरे देशों में एक्सपोर्ट नहीं हो सकती हैं। इंपोर्ट तो हो जाएंगी लेकिन एक्सपोर्ट नहीं हो सकती हैं क्योंकि हम उसका प्रचार अपने देश तक सीमित रखते हैं। क्या आप बताइए कि हमारे जो देश के ब्रांड हैं इसका क्या एडवर्टाइजमेंट दूसरे देशों के टीवी चैनलों पर दिखाया जाता है? मुझे लगता है कि नहीं दिखाया जाता होगा। लेकिन दूसरे देशों के जो ब्रांड्स हैं, खाने पीने वाली चीज़, जो भी पहनने वाली चीज़ें हों, मोबाइल तक को लेकर आप हर किसी के हाथों में देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा आप चाइनीज़ मोबाइल, जापान, जर्मनी या जो भी देश होंगे बाहरी देशों के मोबाइल के ब्रांड हमारे में हैं। MI, रेडमी, जो भी हो, रियलमी। तो ये हमारे जो देश के जो ब्रांड है इसकी ज़्यादातर आपको मोबाइलें लोगों के हाथ में नहीं दिखेंगी। अब हम चलते हैं सरकार के कुछ आंकड़ों पर और तथ्य के आधार पर बात करेंगे कि क्या हमारे भारत देश में आयात ज़्यादा हो रहा है या निर्यात ज़्यादा। इसके आधार पर बात करेंगे कि आत्मनिर्भर भारत आखिर बनाया जा सकता है या नहीं। मैं आपको सरकार के कुछ आंकड़े बता देता हूँ कि इसी साल में 2020 में ही 28.40 लाख करोड़, मतलब 28 करोड़ 40 लाख करोड़ का आयात जो है ना वो अपने भारत में किया गया था। ये आयात किया गया था, मतलब कि दूसरे देशों से ये मंगाया गया था। 28 करोड़ 40 लाख। अब ये दूसरी बात समझिए, जबकि हमारे देश से जो एक्सपोर्ट हुआ था वो हुआ था 8.60 लाख करोड़, 8 करोड़ 60 लाख इतने रुपए हुआ था। यानी माइनस 9.79 लाख करोड़ रुपए का जो ट्रेड बैलेंस है ना वो किया गया था। और अमेरिका को अपना बड़ा व्यापारिक साझेदार बनाने की कोशिश के बीच में भारत ने मेक इन इंडिया का ये प्लान देखा और इसमें आत्मनिर्भर भारत की भी बात आई और ये पूरे देश में ये नारा गूंज रहा है कि आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत। और भी तथ्य आंकड़े हम बात करते हैं। जब सरकार के 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज पर ही हज़ारों सवाल उठ खड़े हुए हैं, इस पर ही सवाल उठ खड़े नहीं हुए हैं इस 20 लाख करोड़ रुपए पर, बल्कि जो PM केयर फंड उसमें खोला था PM प्रधानमंत्री ने, उस पर भी आज के दौर में सवाल खड़े हुए रहे। लेकिन ये अलग मुद्दा है, हम इसमें अलग बात करेंगे। आत्मनिर्भर भारत या मेड इन इंडिया का नारा वैसे ही लगभग लग रहा है जैसे कि आज से 48 साल पहले इंदिरा गांधी का एक गरीबी हटाओ का नारा लगाया गया था और वो बहुत ही लोकप्रिय हुआ था। कुछ कोशिशें उस समय भी हुई थी लेकिन गरीबी आज भी उसी पायदान पर खड़ी है। और ये बात सही है कि कोई भी अगर पार्टी आएगी तो गरीबी उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है देश के लिए हटाने के लिए। आज शायद इससे भी खराब स्थिति है, अगर नहीं होती तो लॉकडाउन में भारत का एक बड़ा वर्ग यूं ही भूखा प्यासा सड़कों पर नहीं रहता। रेलवे ट्रैक, सड़कों के अनजाने मोड़ों पर और भूख से इस तरह मौतें नहीं हो रही होती और न ही कोई पीड़ित होकर मौत को गले लगा रहा होता। इस लॉकडाउन में मैं आपको बता देता हूं, आपने बहुत सारी घटनाएं सुनी होंगी और सबसे ज़्यादा न्यूज़ समाचार पत्रों में आपने ये देखा होगा कि मजदूर रोड पर उतर करके सैकड़ों किलोमीटर, वो हज़ारों किलोमीटर दूरी तय कर रहे हैं। आप केवल 50 से 100 किलोमीटर की बात मत करिए, केवल 1000, 1300, 2000 किलोमीटर मुंबई से बंदा बिहार, उत्तर प्रदेश आ रहे हैं। अब केंद्र सरकार की इसमें पॉलिटिक्स देखिए, जिसमें 85% और 15% देने की बात करी गई थी, इसको भी लेकर पॉलिटिक्स हुई थी। जबकि आज मैं वीडियो 4 जून को ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज के इस दौर में भी जो मजदूर हैं वो पैदल आ रहे हैं। आपको ये बात पता होनी चाहिए। और दिल्ली से न जाने कितने उत्तर प्रदेश में लोग पैदल आए और न जाने कहाँ से।
कितने लोग रास्ते में ही मर गए भूख प्यास से तड़प करके, लाचार बेबस। लेकिन इसमें सरकार ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। आगे आपकी रिकॉर्ड बताता हूं मैं कि 14 साल की बच्ची 100 किलोमीटर पैदल चलकर और न जाने कितने ही मजबूर बच्चे, बड़े बीमार और बूढ़े रास्ते में दम तोड़ते होते हुए कई लोगों की मृत्यु हुई। लगभग 136 या 135 लोगों की मृत्यु हुई है इस लॉकडाउन में। रोड पर मैं आपकी बता रहा हूँ, रोड पर ये मौतें हुई हैं। 14 साल की ज्योति को अपने बुजुर्ग पिता को 1200 किलोमीटर दूर अपने घर तक, आपने ये खबर सुनी होगी कि ज्योति नाम की लड़की थी जो बिहार की थी और अपने पिता को दिल्ली से साइकिल पर उसने, अब आप ये सोच सकते हैं इसके लिए कितनी हिम्मत चाहिए। एक लड़की जो आज के इस दौर में भारत में बिल्कुल सुरक्षित नहीं रह सकती, उसकी मानसिकता क्या बनी रही होगी, वो कितनी स्ट्रेंथ, उसकी मेंटेलिटी बनी रही होगी, वो दिल्ली से अपने पिता को उठा करके बिहार लाती है साइकिल पर। अब ये सोच सही है कि उस समय सरकार क्या कर रही थी और इसमें आत्मनिर्भरता की बात की जा रही है। मैं आपको और सारे आंकड़े बताता हूँ। मोदी सरकार के आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के नारे से कुछ समय पहले ही उसने ही पार्टी भाजपा और आरएसएस से जुड़े रहे शेष द्रोणाचार्य ने एक ट्वीट किया था कि इस ट्वीट में शेषाद्रिचारी ने लिखा था कि चीन से अपना बोरिया बिस्तर समेट रही 50 कंपनियों में से सिर्फ 3 ने भारत आने की इच्छा जताई है। ऐसा क्यों है मैं आपको ये भी बताऊंगा। बाकी 47 कंपनियां वियतनाम, फिलीपींस, बांग्लादेश। ऐसा इसलिए हो रहा है दोस्तों क्योंकि हमारे भारत में कोई भी कंपनी अगर आनी चाहेगी तो वो अपने आप को थोड़ा सुरक्षित महसूस करना चाहती है। हमारे देश में ऐसे संविधान संशोधन हुए जैसे 370 हुआ, मतलब धर्म के नाम पे जो भी राम मंदिर को लेकर के हमेशा कट्टरपंथी देश, बाहरी देश के लोग ये समझते हैं और इसलिए वो अपनी कंपनियों को सुरक्षित नहीं रखना चाहते, नहीं समझते हैं कि हमारी कंपनियां सुरक्षित रह सकती हैं और इसलिए वो इस देश में आना भी नहीं चाहते हैं। कारण ये है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यों के मुख्यमंत्री से बातचीत के बाद निवेश की जमीन टटोल रहे, लेकिन इस बीच तथ्य यह भी है कि चीन में बिस्तर समेटने वाली कंपनियों को जापान और अमेरिका जैसे देश स्वदेश लौटने को कह रहे हैं। वे अपने भूमि कास्ट देने का ऐलान भी कर चुके हैं। मतलब जो हमारे भारत में आ रही थी कंपनियां वो दूसरे देश में जाने को तैयार भी है। भारत ऐसा ही ऑफर कंपनियों को करने की स्थिति में है अगर वह उन्हें अपनी ज़मीन पर लाना चाहे। हाल में भाजपा शासित उत्तर प्रदेश से शुरू होकर एक कानूनी प्रस्ताव भी चालू हुआ था जिसमें दूसरे राज्यों में पहुंचा भी है ये कानून। वैसे तो यह कानून कामगारों की कब्र खोदने जैसा है, लेकिन इसे विदेशी निवेश को आकर्षित करने की दिशा में एक कदम के रूप में देखा जा रहा है। यह है लेबर लॉ, श्रम कानून। एक उत्तर प्रदेश में जो लाया गया था वो 3 साल के लिए लंबित कर देना, अर्थात विदेशी कंपनियों को यहाँ जताने की कोशिश जाने लगी है कि आप बस हमारे देश आ जाओ, मजदूरों का जैसा मर्जी इस्तेमाल करो, जितनी मर्जी तनख्वाह दो, जब मर्जी हो उन्हें निकाल कर बाहर फेंक दो। ये मैं श्रम कानून जो 2019 में ही लाया गया था। और दोस्तों आपको ये बात जानकर बहुत ही आश्चर्यचकित होगी कि हमारे देश में जो श्रम है वो एक मजदूर है, उसके लिए न्यूनतम मूल्य हर राज्यों के लिए एक बराबर नहीं है। आप समझेंगे कि पारिस्थितिक स्थिति और जैसे भौगोलिक स्थिति उसके आधार पर बांटा गया है। जबकि आप एक बताइए कि उत्तर प्रदेश का एक काम करने वाला व्यक्ति 8 घंटे काम करेगा और उत्तर प्रदेश का, और मान लीजिए कि साउथ साइड चले केरला में 8 घंटे ही काम करेगा, लेकिन आपको देखेंगे उसमें दोनों में मजदूरी में अंतर है। जबकि दोनों का जो कार्य करने का कार्यखंड है वो है 8 घंटे का। ये न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत कहा गया कि 8 घंटे से ज़्यादा आप काम नहीं करा सकते। अगर आपने कराया तो आपको डबल ड्यूटी देना पड़ेगा। तो ये श्रम कानून को लेकर के उत्तर प्रदेश में भी आया था, लेकिन बाकी कंपनियों, ये उत्तर प्रदेश के शासन का ही ये बयान है कि हम, बयान नहीं है, आप आमतौर पर देखते भी होंगे कि लेबर को इतनी अहमियत नहीं दी जाती है। आप उससे काम कराएं ना कराएं, कितनी भी सैलरी दे दें, लेकिन बाहर की कंपनियों का आना ज़रूरी है। और आपको मैं बता देता हूं कि बाहर कंपनियां ऐसे देश में निवेश से हिचकती हैं जहां की सरकार की छवि एक कट्टरपंथी सोच वाली सरकार की हो। नहीं भूलने चाहिए कि नागरिकता कानून संशोधन लाने और जम्मू कश्मीर में धारा 370 करने का तरफा फैसला बाद विदेशों में भी भारत के खिलाफ खूब प्रदर्शन हुए थे। 370 के खिलाफ न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी ये जो है ना इसके खिलाफ विरोध हुए थे। और ऐसे देश में कोई भी कंपनी नहीं आनी चाहेगी जिसमें कट्टरपंथी सोच हो, हमेशा दंगे फसाद होते रहेंगे। तो इस प्रकार के कंपनियां तो बिल्कुल भी नहीं आ सकती। और मैं आंकड़े आपको बताता हूं, मोदी सरकार के समय ही बात की जाए तो वाणिज्यिक मंत्रालय का एक मैं आपको डाटा बताता हूं कि 2014-15 से 2019-20 के अप्रैल से जनवरी के बीच की अवधि के लिहाजा से भारत ने कुल 115.85 लाख करोड़ रुपए का निर्यात किया है। निर्यात मतलब इस देश से दूसरे देश में भेजना या बेचना, यानी अपना माल बाहर बेचा है। जबकि इसके विपरीत विदेशों से जो माल आयात खरीदा जाता है उसकी राशि कहीं ज़्यादा है।
172.39 लाख करोड़ रुपए है। मतलब आप दूसरे देशों से ज़्यादा खरीद रहे हैं और अपने देशों से ज़्यादा कम बेच रहे हैं, अपने देशों से कम ज़्यादा बेच रहे हैं दूसरे देशों में। तो आप ये समझिए कि आत्मनिर्भर भारत यहाँ की संकल्पना कहाँ बैठती है सही में, कि जब आप अपने देश में अपने प्रोडक्ट ज़्यादा नहीं बेचेंगे, जिन चीज़ों को आप दूसरे देशों से मंगवा रहे हैं उन चीज़ों का आप ज़्यादा प्रोडक्शन अपने देश में करेंगे, तभी आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना हो सकेगी। और मैं आपको मैं कुछ रिकॉर्ड्स बताता हूँ। अप्रैल के मध्य के आंकड़ों के मुताबिक बात करेंगे तो चीन से 56 कंपनियों ने अपना बोरिया बिस्तरा समेटा है। चीन से इनमें से 26 कंपनियां वियतनाम में स्थापित हुई हैं। इसके अलावा जिन ताइवान से आजकल चीन की ठनी हुई है वहां 11 कंपनियां पहुंची हैं, जबकि 8 कंपनियों ने थाईलैंड में डेरा डाला है। भारत में सिर्फ 3 कंपनियां ही आई हैं। इसे बेहद निराशाजनक भी कहा जा सकता है और यही कारण है 370 और इस प्रकार के एक्सपोर्टेशन और इम्पोर्टेशन से आप दूसरे देशों से ज़्यादा सामान खरीदते आए हैं अब तक, बजाय कि अपने देश में जो सामान है उसको दूसरे देशों में बेचें। तो इस तरीके से और भी, जैसे कि और मैं आपको कुछ प्रोडक्ट्स बता देता हूं, जैसे कि हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते हैं, लेकिन चीन और वियतनाम के विपरीत भारत का व्यापारिक ढांचा बेहद कमज़ोर है, लेकिन इसे सुधारा भी जा सकता है, क्योंकि दुनिया में आज दवाओं के अलावा कृषि प्रोडक्ट्स, फूड, गारमेंट्स, जेम्स और ज्वेलरी, लेदर प्रोडक्ट्स, कारपेट, इंडस्ट्रियली प्रोडक्ट और जैसी कई वस्तुओं के निर्यात के भारत से अच्छी संभावनाएं मानी जाती रही हैं। और अगर ये सारी चीज़ें अगर ज़्यादा निर्यात होती हैं तो आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना काफ़ी बढ़ जाती है। खासकर दवाई क्षेत्र में फार्मा उद्योग और भारत के लिए रामबाण साबित हो सकता है। UFDA के मानकों के अनुरूप बात करें तो अमेरिका से बाहर सबसे अधिक संख्या में दवा प्लांट भारत के पास है, और दवा प्लांट अभी हाइड्रोक्लोरोक्विन, आपने देखा होगा कि अमेरिका तक भी ये दवा पहुंच गई थी, क्योंकि अमेरिका को इसकी काफ़ी ज़रूरत पड़ी थी कोरोना वायरस के लॉकडाउन में। तो आप समझ सकते हैं कि इस दवा को भी इस दौर में अलग अलग दूसरे देशों में बेचा जा सकता है। मतलब इस दवा की हमारे देश में बहुत ज़्यादा बहुता है। तो इन सारे रिकॉर्ड्स को मुझे देखकर ये लगता है कि अगर आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना करनी होगी तो सबसे पहले जो हमारे देश में प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट करना होगा। दूसरे देश में जो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे देश में खरीदे जाते हैं उसको कम से कम इंपोर्ट करना होगा, तो आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना शायद बन सकती है। और भारत का जहाँ तक लक्ष्य है $5 ट्रिलियन 2027 तक, तो ये भी पूरा हो सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि कोरोना वायरस की इस महामारी के दौर में हमारी आर्थिक स्थिति जो है बहुत ज़्यादा डमाडोल हो गई है। RBI गवर्नर्स ये कह रहे हैं कि हमारी GDP जो है वो माइनस में जा सकती है। तो ऐसे में आत्मनिर्भर भारत अगर स्वयं सोचे तो काफ़ी तक बन सकते हैं। चलिए मिलते हैं इस तरह के अगले मुद्दे में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।